तो स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं कोई बोल रहा होता है, क्या तुम बहरे हो, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती। तो दूसरा कोई बंदा बोलता है, वह मुझे बहुत ही बड़ा गांडू लगता है, बाद में उसे खोपचे मिले चलेंगे। जिस पर कि वह पर्सन कहता है, क्या उस लूजर को? तो उसे मोटू बताता है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, हमें उससे पैसे निकालना है। जो सुन वह पहले वाला बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि वह अपने फादर के साथ एक टूटे हुए घर में रहता है, आखिरकार उसके पास पैसे होंगे। जो सुन वह मोटू कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो, एक परिवार जितना गरीब होता है वे अपने बच्चों को उतना ही संजो कर रखते हैं। वैसे भी अगर हम चोरी करते हैं तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके पेरेंट्स को देखते हुए वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम उसके साथ कुछ भी करते हैं तो मैं उस गंदे नाली से पूरे पैसे चूस लूंगा। ऐसे ही वे लोग बात करते हुए काफी जोर जोर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के पास कोई आता है, जिसको देख मोटू बोलता है, क्या तुम भी कुछ पैसों को चूसना चाहते हो? पर वो बंदा तो अलग ही मूड में होता है। वह बिना किसी देरी के अपने पेन के साथ उस मोटू की आंख को वहीं पर फोड़ देता है, किसी साइकोपैथ की तरह। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, यही हमारा एमसी है। आगे हम टीचर लॉन्ग के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एमसी से एक टीचर बोल रहा होता है, पूरे 3 साल तक तुम अपने पढ़ाई के लिए इतने सीरियस थे, पर अचानक ही तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुम तो विक्टिम भी नहीं थे, फिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ही आवश्यकता थी? जिसके रिप्लाई में एमसी कुछ भी नहीं बोलता है तो वह टीचर कहता है, हे क्या तुम मेरी बातों को सुन भी पा रहे हो? अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे इस तरह से चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। जो सुन एमसी उसे बताता है, वह बहुत शोर मचा रहा था। टीचर जिसको सुन कुछ भी नहीं समझ पाता, वहीं एमसी कैंग उसे बताता है, वह बहुत जोरों जोरों से बोल रहा था, इसीलिए मैंने उसे स्टैब किया। आगे हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कैंग को देखता हुआ कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, उसने इसलिए उसे स्टैब किया था क्योंकि वह उसके पढ़ने के समय पर बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्ला रहा था। जो सुन कोई दूसरा बंदा बोलता है, क्या सच में? वह तो बिल्कुल ही पागल है, वह इतनी पढ़ाई करके क्या किसी टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कहीं और जाना चाहता है? तो कोई दूसरा कहता है, वह सच में रियल साइकोपैथ है, साइकोपैथ कैंग पिल्डो। वहीं एमसी बताता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बुलाते हैं, और न ही मुझे परवाह है मैं किस मेथड का यूज करता हूँ। मुझे बस वह चीज चाहिए जो मैं चाहता हूँ, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी तरह से मैं अब तक जिंदा रहने में कामयाब रहा हूँ। सीन चेंज होता है और हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा बोल रहा होता है, हालांकि यह एक नई कंपनी है तो इसीलिए आप लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। वे लोग लोन बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उनके ब्रांच दूसरे सेक्टर में भी हैं। उन्होंने पिछले साल 500 बिलियन की प्रॉफिट की थी। वे लोग बहुत ही डरावनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो सुनोहे पर बैठा हुआ एक बंदा बोलता है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं लगती। तो वह बंदा उसे बताता है, भले ही यह बाहर से दिखने में ठीक लगे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेनवा ग्रुप डेफिनेटली ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाने के लिए पूरे देश के गैंग को अपने अंदर शामिल कर लिया है, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे वे साइज में ग्रो करते हुए जा रहे हैं, वैसे ही हर जगह क्राइम के नंबर भी बढ़ रही है। वे पहले तो ब्लैकमेल करते हैं और बाद में अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि वे मर्डर करने में भी हेजिटेट नहीं करते। और यही कारण है कि वे लोग इतने सारे क्राइम के बावजूद भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जो सपोर्ट करने वाला आदमी है वह है नेशनल असेंबली मेंबर कैंग इल्डो। वह टेक्निकली सेनवा ग्रुप का ओनर है और इन सब क्राइमों में पूरी तरह से शामिल है। जो सुन वहाँ पर बैठे सभी मेंबर आपस में बात करते हुए कहते हैं, कैंग इल्डो वह तो वन ऑफ द प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट है। वे सभी इसी तरह भिनभिना ही रहे होते हैं। तभी लास्ट में बैठा एक बंदा बोलता है, चलो मीटिंग यहीं पर खत्म हुई, हालांकि मैं तुमसे बात करना चाहूंगा मिस्टर कैंग। जो सुन उस रूम से उस बंदे के अलावा हर कोई निकल जाता है और उस रूम में बस केवल वही दोनों बंदे रहते हैं। आगे मिस्टर कैंग से यह बंदा बोलता है, हे प्रमोशन की वजह से इतना ओवरवर्क भी मत करो, या फिर तुम्हें एस्कॉर्टिंग के कुछ ऑफर मिले हैं? तो मिस्टर कैंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, तो फिर कारण क्या है जो तुम इतने ऑब्सेस्ड हो इस केस से? तो मिस्टर कैंग उसे बताता है, यह मेरा ऑब्सेशन नहीं है, यह मेरा काम है जो कि मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ हम उसे कुछ पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर के मिस्टर कैंग से एक लेडी बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर अपनी आंखें मूंद लो। तो मिस्टर कैंग कहता है, लेकिन किसी को तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बिजी हूँ, तो प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, प्लीज पिल्डो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज गिव अप कर दो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे रोक नहीं पाओगे। जो सुन मिस्टर कैंग यानी कि हमारा एमसी वह कुछ भी नहीं बोलता है तो वह लेडी उससे कहती है, प्लीज अपनी माँ की बस एक बार सुन लो। पर मिस्टर कैंग कहता है, माफ करना, मेरे पास और कोई कारण नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। इसी के साथ वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर के एमसी का बॉस बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम अकेले नहीं हो जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। कैंग इल्डो एक प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट है, अगर कुछ भी गलत होता है तो पूरा
पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस का रिलेशन फ्यूचर प्रेसिडेंट से गलत हो सकता है। खैर मैं जानता हूँ तुम कहोगे कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हें पता है यहाँ पर हमारी जिंदगी वह दांव पर है, तो इसलिए चलो इसे नजरअंदाज कर दो। इतने में ही उसका फोन बजता है और हम देख पाते हैं उसे मिस्टर इल्डू का कॉल आया होता है, जिसको लेता हुआ वह कहता है, ओह मैन ये तुम हो, शुक्रिया जो तुमने मुझे कॉल किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी होंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने उससे इसके बारे में बात की, हम इसे यही खत्म कर देंगे, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। हाँ सही कहा, बेशक यह बहुत अच्छा होगा, मैं तुम्हें पर्सनली मिलकर इसके बारे में बताऊंगा, या माफ करना। हाँ ठीक है, मैं रिले करूंगा। उसे इस तरह इल्डो के साथ बात करता हुआ देख मिस्टर कैंग वहाँ से जाने लगता है तो यह बंदा उसे आवाज लगाते हुए कहता है, हे क्या तुम्हें खबर मिले, तुम्हारी मदर वह गुजर चुकी है। जो सुन मिस्टर कैंग वह काफी ज्यादा भयानक तरीके से सीरियस होता है। आगे हम फ्यूनरल की जगह को देखते हैं जहाँ पर कि एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उस पर बताया गया होता है, हम फैमिली रिक्वेस्ट के अनुसार किसी भी विजिटर को नहीं चाहते, और एमसी की मदर की फोटो लगी हुई होती है। वहीं कुछ लोग बोल रहे होते हैं, चलो इसे अब जल्दी से साफ कर दो। जो सुन एक बंदा बोलता है, क्या यह ठीक रहेगा, अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। जिस पर कि वह पर्सन कहता है, यहाँ पर एक चीटी भी नहीं है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इतना ही काफी है जो हमने इतना सेटअप किया। हायर अप्स को इस सब से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एक बंदा एमसी की मदर की फोटो को ले आते हुए कहता है, लेकिन अब हम इसका क्या करें। जो सुन वह बंदा कहता है, अरे यार क्या तुम अब इसके बारे में भी मुझसे ही पूछोगे, या फिर तुम इसे ले जाकर अपने घर में पूजा करोगे, जाओ और इसे कहीं पर फेंक दो। जो सुनते ही वह बंदा उस फोटो को वहीं पर फेंकते हुए कहता है, ठीक है सर। बाकी के लोग वहाँ से फूल फाल को साफ करने लगते हैं। तभी उन सब के बॉस की नजर किसी पर पड़ती है। हम देखते हैं उन सब के बीच से एमसी आगे बढ़ते हुए अपनी मदर की फोटो के पास जाता है, जिसको कि देख वह बॉस बोलता है, यहाँ पर किसी भी विजिटर को आना मना है, क्या तुम मेरी बात को सुन भी पा रहे हो, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। और एमसी जब उसकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता है तो वह बॉस उस पर चिल्लाते हुए कहता है, वही मदरफकर, हम लोग बहुत ही बिजी हैं, तो इससे पहले कि हमारा मूड खराब हो यहाँ से जल्दी निकल जाओ। जो सुन मिस्टर कैंग अपने आइडेंटिटी कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई। इसी के साथ हम उसके यहाँ पर आने से पहले का सीन देखते हैं। वह ऑटोप्सी ऑफिस गया था जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने सुसाइड किया था, पर चूंकि वह कोई मामूली आदमी नहीं है तो उसे पता है इन सब में हायर अप्स ने कुछ तो गड़बड़ किया है। इसीलिए अभी वह उन बंदों से पूछता है, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, या तुम्हारे लिए ऐसा करना क्या सच में जरूरी था। तुम लोगों ने जो उसके साथ गंदा काम किया, मुझे पूरा यकीन है वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी। इसी के साथ हम देखते हैं उन लोगों ने एमसी की मदर को एक साथ उसे मिलकर मारा होता है और उसे इतना स्टैब करता है कि उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन अभी भी वह जिंदा होती है। जिसको कि चेक करता हुआ एक बंदा बोलता है, यह कुतिया तो अभी भी जिंदा है, अब हम क्या करें। तो उसे बताते हुए एक बंदा बोलता है, जल्दी से इसे खत्म करो और इस जगह को साफ करो, वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। वह अभी प्रेजेंट में मिस्टर कैंग बोल रहा होता है, मुझे यकीन है तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो तुमने कुछ मिस कर दिया है। उसने मरते हुए कुछ निकल लिया था जो कि उसके गले में फंस गया था। जो सुन बॉस थोड़ा सा हैरान होता है और फिर उसके पास जाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारे पास कोई भी वारंट नहीं है और ना ही तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है, इसीलिए जल्दी यहाँ से निकल जाओ जब तक कि हम लोग अच्छे मूड में हैं। इतना बोलते हुए वह जैसे ही मिस्टर कैंग के कंधों पर अपने हाथों को रखता है तो कैंग उसकी उंगली को पकड़ता हुआ वहीं पर तोड़ देता है, जिसके चलते वह बंदा काफी भयानक तरीके से चिल्लाता है। लेकिन तभी कैंग अपने किक के साथ उसे जोरदार हिट देता है, जिसके चलते वह बंदा दूर पीछे जाकर गिरता है और उसे देखते हुए बाकी के बंदे आगे बढ़ कैंग पर अटैक करते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देख पाते हैं उसके कैंग के पास पहुंचने से पहले ही कैंग उसके पास पहुंचकर काफी खतरनाक तरीके से उसे एक पंच करता है और उसे भी पहले वाले बंदे के पास भेजते हुए कहता है, गलती यह कितनी बेकार सी चीज है, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था ये सब करने से पहले। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कहता है, अब उसे मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका मरना सुनिश्चित मैं करूंगा। इसी के साथ हम कहीं पर देखते हैं जहाँ पर के 3 बंदे बैठे हुए थे और उनमें से सनवा ग्रुप का थर्ड सन कैंग टाइगो कहता है, मैंने सुना है कि उसने फ्यूनरल में सभी की गांड मार ली, क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाले। तो सनवा ग्रुप के दूसरे बेटे कांगमू कहता है, यह चीज अभी प्रेसिडेंटियल इलेक्शन के लिए सही नहीं होगा, पर यह चीज और भी ज्यादा बुरा हो जाए उससे पहले हमें कुछ तो करना होगा। जिस पर कि सनवा ग्रुप का फर्स्ट सन कांग चौक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम बस ऐसे ही बैठकर देख नहीं सकते, हमें पिल्डू का कुछ तो करना ही होगा। फादर, जो सुन उन तीनों का फादर कैंग इल्डो बोलता है, यह मेरे खुद के बचपन से कुछ अलग नहीं है, उसे मार डालो जैसा कि हमने
उसने अपने रास्ते में आने वाले दूसरों के साथ किया है। आगे हम किसी और जगह को देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग अपने दोस्त के प्रमोशन पर पार्टी करने के बाद जा रहे होते हैं। तभी उनके बगल से एमसी गुजरता है, जिसको कि देखता हुआ एक पर्सन कहता है, रुको, क्या यह वही आदमी नहीं था? मुझे याद है यह वही 12th ग्रेड वाला है जिसने कि बुली करने वाले एक बच्चे की आंख में अपने पेन से स्टैब कर दिया था और बोला था कि वह बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। जिस पर कि उसका दोस्त बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैंने सुना है कि वह एक प्रोसिक्यूटर बन चुका है। आखिरकार उसके जैसा आदमी इस तरह की जगह पर क्यों ही रहेगा? जिस पर कि वह पहले वाला बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हो सकता है कि यह वह नहीं है, वह जरूर किसी जगह पर अच्छी जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन आखिर उसका निकनेम क्या था? जो सुन उसका दोस्त कहता है, आखिरकार तुम उस निकनेम को कैसे भूल सकते हो? उसका निकनेम कैंग पिल्डू द साइकोपैथ था। इसी के साथ हम वापस पास्ट में हाई स्कूल के समय को देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है और वह बुली होने वाला बच्चा बोल रहा होता है, मैं वादा करता हूँ कल मैं जरूर उसे लाऊंगा। तो मोटू उससे कहता है, बाहर में जाओ तुम गांडो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम मेरे लिए इसे नहीं लाते हो तो मैं यह सिगरेट तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा। चलो अब जल्दी से अपने मुंह को खोलो। जो देखता हुआ बुली होने वाला बच्चा उससे छोड़ने की भीख मांग रहा होता है। उतने में ही वहाँ पर टीचर भी आ जाता है और उन लोगों को ऐसा करता हुआ देख कहता है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? चलो ब्रेक का समय खत्म हुआ, पर रुको, क्या तुम लोग सिगरेट पी रहे हो? तो उस बुली होने वाले बच्चे के पास मोटू आते हुए कहता है, ओह टीचर, हम तो बस अपने दोस्त से जिम के लिए कपड़े उधार मांग रहे थे, क्योंकि मैं अगले क्लास में जाने वाला हूँ। क्या आप इसे एक बार इग्नोर कर सकते हो? इतने हट्टे कट्टे बंदे को देख उस टीचर की भी फट जाती है, जिसके चलते वो उन लोगों से कहता है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, तो अगली क्लास के लिए अच्छे से तैयारी करना। इसी के साथ वह वहाँ से खिसक जाता है, जिसको कि देख मोटू उस बच्चे के चश्मे को तोड़ता हुआ उससे बोलता है, ठीक है गांडू, इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार ध्यान रखना, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उस जगह कैंग आता है, जो कि उस बुली होने वाले चश्मिश बच्चे से बोलता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जरा साइड हटो। अपनी इस हालत को देख वह बच्चा आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, जिसके चलते वह मर भी नहीं सकता था। पर कैंग अपने सामने ये सब देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं करता और चुपचाप अपने कचरे को फेंकने के बाद वापस अपने क्लासरूम में चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम वापस स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर कि कैंग ने उस मोटू की आंख को फोड़ दिया होता है, जिसको कि देख बाकी के बच्चे हुआ काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा यह बुली होने वाला बच्चा उस नजारे को देखता हुआ कहता है, क्या उसने ऐसा मेरे लिए किया? ये सब याद करता हुआ अभी प्रेजेंट में वह आदमी कहता है, मैं इसके बारे में अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन मैं काफी ज्यादा डर चुका था। ये सब सोचने के बाद वह कैंग को इग्नोर करता हुआ वापस अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ कैंग जब उस बिल्डिंग में जाता है तो वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि किसी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कैंग उस पर ना ध्यान देते हुए आगे बढ़ जाता है। और जब वह एक कमरे के पास पहुंचता है तो उस पर लॉक लगा हुआ होता है, जिसको कि पता नहीं वह किस तरह खोलता है। लेकिन जब वह अंदर जाता है तो उस पर अचानक ही एक बंदा अटैक कर देता है अपने चाकू के साथ। और हम कैंग को देखते हैं, जो कि उसके चाकू को बस अपने नंगे हाथों से ही पकड़ लिया होता है, जिसको कि देख वह बंदा भी हैरान हो चुका होता है। वहीं कैंग उससे बोल रहा होता है, हो सके तो अगली बार जब तुम किसी के घर जाना तो अपना जूता उतार देना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ पर हो। इतना बोलते हुए वह उसके चाकू को छोड़ने के बाद उसके हाथों को पकड़ता हुआ जबरदस्त तरीके से जमीन पर मारता है, जिसके चलते वह बंदा एक ही झटके के साथ वहीं पर मारा जाता है, क्योंकि उसका सर वह कुचला गया था। जबकि कैंग उसे देखता हुआ बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है? तो उसके पीछे से दूसरा बंदा आते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में आखिरकार इतनी चिंता क्यों हो रही? तुम तो वैसे भी जल्द ही मरने वाले हो, इसीलिए अब स्ट्रगल करना बंद करो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उस पर अटैक करता है तो दूसरे ही पल हम देख पाते हैं उसका गला कटा हुआ था और वह खुद ही जमीन पर स्ट्रगल कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक बंदा वह मजे में शराब पी रहा होता है, जिसके के पास जब कैंग आता है तो वह बंदा उससे बोलता है, तो तुम ही हो प्रोसिक्यूटर कैंग, तुम्हारे पास तो शराब की बस एक ही बोतल है, मुझे लगा था कि तुम अमीर होंगे। खैर अब मुझे इस पर डाउट हो रहा है कि तुम प्रोसिक्यूटर हो भी या नहीं। मैं इसे सस्ते में निपटाना चाहता था, लेकिन अब चूंकि जब तुमने ऐसा कुछ कर दिया है तो मुझे इसके बारे में अब दोबारा सोचना होगा। सेम टाइम पर हम दूसरे कमरे में एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी ही बुरी हालत में होती है और वह उन दोनों को देख रही होती है, जिसको कि देखता हुआ कैंग कहता है, क्या वह लेडी भी इस डील में शामिल है? तो वह बंदा उसे बताता है, मैं बस उस कुतिया को फ्लोर से नीचे लाया था, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं वह साली बहुत ही ज्यादा टफ है, पर मैं गारंटी
देता हूँ वह कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी। जो सुन कैंग कहता है, सच में तुम्हारी क्रिएटिविटी वह लैक करती है, क्योंकि आजकल यह इनफ नहीं है। तुम्हें कम से कम पैसे कमाने के लिए उसके पेरेंट्स को मारना होगा ताकि और भी अटेंशन वह गैदर हो सके। सही कहा ना? तो वह बंदा कहता है, क्या यार, यहाँ पर बस मुझे ही लगता था कि मैं बस एक स्कम बैग हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ा हरामी निकले। लगता है कि मुझे उसे बोलना पड़ेगा इसके लिए और भी अधिक पे करने के लिए। सीन चेंज होता है और हम सेनवा ग्रुप के बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है जब तक कि उसे सही कीमत मिलती है तो वह अपना काम साफ सुथरे तरीके से निपटाएगा, लेकिन इस बार उसने बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस को मांगा है। लगता है कि उसने पैसों के स्वाद को चख लिया है। फिर भी तुम्हें अपनी द्वारा फैलाई गई गंदगी का ध्यान रखना होगा। मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते हो कि यहाँ चीजें कैसी होती है, लेकिन तब एक शब्द तुमको जिंदा दफनाने के लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा वह एक पुलिस ऑफिसर है। और हाँ यार, प्रोसिक्यूटर कहते कहते मजा नहीं आ रहा है, तो चलो अब से मैं एमसी को पुलिस ऑफिसर ही कहूंगा। आगे वह बुढ़ऊ बोलता है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही फादर के खिलाफ जाने की? क्या तुम्हें नहीं लगता असेंबलीमैन कैंगिल्डो, अगर चीजें गलत हुई तो जिम्मेदारी तुम्हें भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हायर अप्स अब औरत बैठकर नहीं देखेंगे। और इस चीज को तुम सबसे अधिक बेहतर जानते हो, क्योंकि तुम वह हो जो नीचे से उठकर इतने ऊपर तक आया है। इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना ही होगा। मैं तुमको बस शुभकामना ही दे सकता हूँ, इसीलिए इसे पर्सनली मत लेना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आने से पहले सभी चीजों को साफ सुथरे तरीके से निपटाने की जरूरत है, इसीलिए अतीत में जो तुमने किया है उसे अब दफना सकते हो। जो सुन कैंगिल्डो उस बंदे से बोलता है, इसे दफनाने के लिए तुम्हें पूरे साउथ कोरिया को खोदना पड़ेगा। क्या तुम इससे सहमत हो? जिस पर कि वह बंदा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कैंगिल्डो उसके पास आते हुए उसे बताता है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, और जैसे कि तुमने पहले कहा, क्या मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए कि चट्टान की तलहटी में कैसे जिया जाता है? यह सिंपल है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, यहाँ तक कि अगर वह मेरी फैमिली भी हुई तब भी। तो अब चिंता करना बंद करो और आगे से मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, नहीं तो ओल्ड मैन मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। क्या तुम समझ गए असेंबली मैन? जो सुन वह बुढ़ऊ बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। यह मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने बहुत आगे की नहीं सोची। मैं अभी उन्हें वापस आने के लिए बोलता हूँ। इतना बोलते हुए वह कॉल को लगाता है, पर हमें पता है उस बंदे को तो कैंग ने ऑलरेडी मार दिया है, जिसके चलते वह कॉल को नहीं ले पाता है। तो जब कैंग उस कॉल को उठाता है तो वह बुढ़ऊ चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कहीं के, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी फोन को उठाने में? तो कैंग उस बुढ़ऊ से कुछ बोलता है, जिसके चलते उस बुढ़ऊ की हालत एकदम से ही बेकार हो चुकी होती है। और आगे वह घबराते हुए कैंग इल्डू से बोलता है, असेंबलीमैन कैंग वह आपसे बात करना चाहता है। तो कैंग इल्डू उस कॉल को लेते हुए बोलता है, हाँ बोलो, यह मैं हूँ। जिस पर कि एमसी उससे कुछ बोलता है तो इल्डू उससे कहता है, तुमने इतनी मेहनत करके प्रोसिक्यूटर बन गए, पर फिर भी तुम अभी भी उतना होशियार नहीं हो। पर फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रोसिक्यूटर जनरल का पोजीशन दे सकता हूँ, जिसके लिए कि लोग बस सपना ही देखते हैं। लेकिन शायद एमसी उसे इनकार कर देता है। तो कैंग इल्डू उससे बोलता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? केवल इसलिए क्योंकि यह तुम्हारे मदर के इंसिडेंट से रिलेटेड है? तो एमसी उससे बोलता है, फादर तुम कभी भी नहीं समझ सकते मेरे लिए मदर की मौत क्या मतलब बनाती है। मैं अभी तक इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि मेरी मदर, उसने मेरे लिए सेफ्टी पिन का काम किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसने पहले वाले बंदे को बांध कर रखा होता है, साथ ही उसने गैस को भी चालू कर दिया होता है। आगे जब वह बंदा होश में आता है तो उस गंध को महसूस कर कहता है, भैंस की टांग, अब ये क्या है? लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं वह बंदा जिंदा ही जल जाता है, जिसको कि देखता हुआ एमसी आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो अब मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरी मदर की मौत में शामिल है। मैं उनमें से हर एक को तरपा तरपा कर मारूंगा, चाहे फिर वह मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। जो सुन कैंग पिल्डू वह डेविल हंसी हंसते हुए बोलता है, आखिरकार अब तुम असली में मेरे बच्चों की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब तुम उस रास्ते के दर्द को भी महसूस करोगे जिस रास्ते पर तुमने चलने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम उस ब्लास्ट के बाद देखते उस एक्सप्लोजन से कमरे में बंद वह लड़की बच चुकी होती है, जिसको कि देखता हुआ उसकी मदर बोल रही होती है, मेरी बच्ची तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तो वह लड़की कर रहते हुए अपनी मदर को आवाज लगाती है। जो सुन उसकी मदर बोलती है, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। आगे वह ऑफिसर से पूछते हुए कहती है, सर आखिरकार मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्या वह ठीक हो जाएगी? जिस पर कि वह ऑफिसर उसे बताता है, मैम आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस इंसिडेंट के रिपोर्टर ने उसे परफेक्टली फर्स्ट एड कर दिया है। तभी वहाँ पर दो और पुलिसमैन आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ तुम अभी सदमे में हो, लेकिन यह एक मर्डर का केस है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। जो सुन वह लड़की बताती है, वे 3 लोग थे पर मुझे ज्यादा याद नहीं है क्योंकि
क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर एक और पर्सन आया था। तो वह पुलिसमैन उससे पूछता है क्या तुमको याद है कि वह कैसा दिखता था? तो वह लड़के उसे बताती है वह यंग मैन की तरह लगता था, काले बाल और एक सूट में, और उसकी वह भयानक आंख है। इतना बोलते हुए वह उसी समय को याद करने लगती है जहाँ पर कि पिल्लू बंदों की बुरी तरह से ले रहा होता है। बाद में जब वह अपने काम को निपटाने के बाद उस लड़की की ओर देखता है तो वह लड़की उसे इस तरह देख भयानक तरीके से डर चुकी होती है। पर सीन इसी के साथ चेंज होता है और हम कहीं पर देखते हैं सेनवा ग्रुप का थर्ड सन कांग टाइगू बोल रहा होता है पिल्लू अब वह इस बार काफी आगे बढ़ चुका है। हम जब छोटे थे तभी से वह कमीना इसी तरह का था। उसने इस बार बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अवसर है। मैं इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए मेरे बड़े भाई ने भी अपने कदम को उठा लिया है। तो सोचो फादर कितने परेशान है। इसीलिए अब सबसे पहले हमें पिल्लू को अपने घुटनों पर लाना होगा ताकि फादर यह जान पाए कि कौन है जो कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। जिस पर कि वहीं पर बैठा एक बंदा बोलता है पर क्या ऐसा करना कोई बड़ी प्रॉब्लम को खड़ा नहीं कर देगी जबकि इलेक्शन हमारे सर पर है। जो सुन थर्ड सन बोलता है अरे यार तुम लोगों की इसी तरह की सुस्ती वाली रवैया के कारण हम लोगों की स्थिति आज इस तरह की है। मेरे सभी भाइयों को अपनी अपनी कंपनी मिल चुकी है क्योंकि वे लोग मुझसे पहले पैदा हुए थे। पर जरा हमें देखो बाहर में जो मैं पूरी जिंदगी उन लोगों के गंदे काम को करता हुआ नहीं रह सकता। हेडक्वार्टर में अब हमारे पास आगे बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, उस हरामी पिल्डो को पकड़ना। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर एमसी को देखते हैं जो कि अपनी मदर की मरने से पहले वाली वीडियो को देखते हुए कहता है यह वीडियो जरूर उसकी मौत से बहुत पहले की है, लेकिन आखिरकार वह इस तरह की जगह पर क्यों आई थी। इतना बोलते हुए वह वहाँ पर लगे हुए कैमरे की ओर देखता है और वहीं कहीं पर छुप जाता है। बाद में कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग एक बंदे को पकड़ कर लाया होता है और कोई बोल रहा होता है जरा ध्यान से, अगर सम्मान खराब हो जाता है तो हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। वे लोग आज रात डिलीवरी को लेने के लिए आएगा तो चलो तुरंत काम को शुरू करते हैं। जिसको कि पिल्डो चुपचाप देख रहा होता है। दूसरी तरफ वे लोग उस बंदे को अंदर ले जाने के बाद उसे टॉर्चर करते हुए बोलते हैं मिस्टर क्या कोई सोच भी सकता है कि हम तुम्हें इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। आगे वे लोग उसके सामने एग्रीमेंट को रखते हुए कहते हैं इसमें लिखा गया है कि क्योंकि तुम लोन की EMI को भरने में फेल रहे हो तो तुम खुद से अपने ऑर्गन के साथ इसे पे कर रहे हो। या तुम समझ गए? चलो इस पर अब साइन करो। जो सुन वह बंदा बोलता है ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेरे सभी ऑर्गन को मांग रहे हो। यह तो बिल्कुल ही ऐसा है कि तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हो। अगर तुम मुझे एक और मौका दे देते हो तो मैं डेफिनेटली इसे अगले महीने पे कर दूंगा। वह बंदा जिसको सुनने के बाद अपने पीछे भौंक रहे कुत्ते के पास जाता है और उसे काफी ही ज्यादा ब्रूटली वहीं पर मार देता है। जिसको कि देख यह बंदा अपनी पूरी होप को खो देता है। तभी उसके पास वह पर्सन आते हुए बोलता है माफ करना वह कमबख्त कुत्ता भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। अब बताओ मुझे तुम क्या बोल रहे थे। जिस पर कि वह बंदा किसी तरह हिम्मत करते हुए उससे कहता है प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं डेफिनेटली अगले महीने तुम्हें पे कर दूंगा। जो सुन वह पर्सन उसे मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है सच में यार कुत्ते कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। आगे वो कुछ कर पाता तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर कोई तो आता है। जिसको कि देख एक बंदा कहता है आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर कि वह बंदा अपने आसपास देखने लगता है जहाँ पर के कई सारे कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा गया होता है। बाद में वह उस बंदे से बोलता है मुझ पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम जारी रखो, मैं यहाँ पर बस कुछ चेक करने के लिए आया हूँ। जो सुन वह बंदा एमसी से बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम काम के बीच में हैं, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से निकलो, ऑक्शन आज रात में शुरू होगी, तुम्हारे अलावा और भी कई सारे कस्टमर है तो प्लीज डियर कस्टमर आपको सहयोग करना चाहिए। जिस पर एमसी उससे बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं यहाँ पर अपने काम को खत्म करने के बाद अपने आप ही वापस चला जाऊंगा। जो सुन उन सबका लीडर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हमने इसे आज ही लाया है तो यह बिल्कुल ही फ्रेश है। तो एमसी उससे बताता है मैं इसके लिए नहीं, मैं यहाँ पर CCTV को देखने के लिए आया हूँ। जो सुन ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पर CCTV को देखने आए हो, यानी कि तुम यहाँ पर माल को लेने के लिए नहीं आए हो। इतना बोलते हुए वे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और एमसी से बोलते हैं यह दिलचस्प डील है, तुम रास्कल कहीं के। खैर अगर कोई कस्टमर CCTV को देखने के लिए आया है तो निश्चित रूप से हमें उसे यह दिखाना चाहिए, लेकिन तुमको हम यह फ्री में नहीं दिखाएंगे। आगे वह आंखों की ओर इशारा करते हुए कहता है अगर तुम हमें इनमें से एक दे देते हो तो बात बन सकती है। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं पिल्डो के पीछे से एक बंदा उस पर अटैक कर दिया होता है और पिल्डो उससे बचते हुए उसके सर को पकड़ने के बाद उसे काफी ही ज्यादा जोरदार हिट देने के बाद पीछे फेंक देता है। आगे उसके पास से कुत्ते के पट्टे को उठाते हुए उन सभी से बोलता है मैं जानता था तुम जैसे कुत्तों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो चलो मैं तुम लोगों को अपनी बात किसी और तरीके से समझाता हूँ, लेकिन याद रखना केवल वही
जिंदा रहेगा जो कि मेरे सवालों का जवाब देगा। जो सुन वे लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हरामखोर कहेंगे, क्या तुम अपनी मौत को चाहते हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो। लेकिन दूसरे ही पल हम देखते हैं वे लोग मार खाने के बाद पीछे आकर एक एक करके गिरना शुरू हो गए होते हैं, जिसको कहते हैं कि यह बंदा भी पूरी तरह से शौक में होता है। वही पिल्डो उन सभी को एक एक करके मारने के बाद आखिरी के बचे दो बंदों के पास जाते हुए कहता है, मैंने पहले ही बताया था मुझे केवल एक की आवश्यकता है। जो सुन उन दोनों में से एक बंदा बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, हम किसी भी कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को तुम्हें नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम उसी समय मारे जाएंगे। तुम जितना चाहो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। पर एमसी उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए एक काफी खतरनाक तरीके से हिट देते हुए उसे वहीं पर मार देता है, जिसको कि देख आखिरी का बचा हुआ बंदा घबराते हुए कहता है, सीसीटीवी का रूम उधर है। जिसको कि देख एमसी जब उस ओर देखता है तो वहाँ दरवाजे पर लिखा गया होता है, केवल ऑथोराइज पर्सनल ही यहाँ एंटर कर सकते हैं। आगे हम उस रूम के अंदर देखते हैं लोगों के बॉडी पार्ट रखे गए होते हैं और उन्हीं के बीच बैठा एक पर्सन उन बॉडी पार्ट के साथ कुछ तो कर रहा होता है। उसी समय वहाँ पर एमसी आते हुए कहता है, मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग का सीसीटीवी यहीं पर है, लेकिन यह जगह तो पूरी तरह से प्रोस्थेटिक से भरी हुई है। पर यह किस तरह की जगह है? तुम समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आखिर कहाँ पर है सीसीटीवी का कॉपी? जो सुन वह बंदा अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हरामी तुम पहले के जैसा सेम हो, तुम जरा सा भी नहीं बदले, कम से कम हेलो तो बोल ही सकते थे। लेकिन एमसी उसे नहीं पहचानता है तो वह बंदा बोलता है, मेरा एक आंख लेने के बाद भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? खैर काफी समय हो गया एक दूसरे से मिले हुए, तुम कैसे हो कैंग पिल्डो? लेकिन कैंग अभी भी कुछ नहीं बोलता और बस उसकी ओर देखता रहता है। तो वह मोटू बोलता है, तुम फकिंग बास्टर्ड, कम से कम यह दिखावा तो करो, इतने दिनों बाद मिलकर तुम मुझसे खुश हो या बस तुम इसी तरह से वहाँ पर खड़े रहोगे? जो सुन एमसी उससे कहता है, तुम्हारी बकबक वह बहुत हो गई, चलो मुझे आप सीसीटीवी फुटेज वह सौंप दो, मुझे सारे के सारे चाहिए। जिस पर वह मोटू अपने पीछे देखते हुए कहता है, ओह तो तुम यहाँ इसलिए आए हो, कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बाहर क्यों इतना शोर हो रहा था? तुम्हारा तो एक भी अंश नहीं बदला है, तुम तब भी वैसा ही थे, तुम जो चाहते उसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए सभी ने तुम्हें यह निकनेम दिया था, गैंग पिल्डो द साइकोपैथ। तो एमसी उससे बोलता है, ओए एक आंख वाले मोटे, तुम कब तक इसी तरह खुद से बकबक करते रहोगे? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जो सुन मोटू कहता है, क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं? तुमने मेरी एक आंख फोड़ दी थी और कहा था कि मैं बहुत शोर कर रहा था। जो सुन गैंग कहता है, ओह। तो वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, यह किस तरह की एक्सप्रेशन है साले, क्या मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं? जल्दी मुझे जवाब दे। पर एमसी अभी भी उसे घूर रहा होता है तो वह उस पर अटैक करते हुए कहता है, हरामी कहेंगे, तुम्हारे लिए यह सब बस एक खेल है, चलो देखते हैं तुम कब तक मुझे ना पहचानने की एक्ट कर सकते हो। इतना बोलते हुए वह उस पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन एमसी उसके सभी अटैकों को अवॉइड कर रहा होता है। पर एक अटैक जिसको कि देख मोटू कहता है, आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो? यह इतना तेज है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कब तुमको काट देगा। तो बताओ अब क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जिस पर कि एमसी उससे बोलता है, मुझे सच में तुम अभी भी याद नहीं हो, मुझे बेकार से लोगों में कभी भी दिलचस्पी नहीं रहा है, हो सकता है कि इसीलिए तुम मुझे याद नहीं आ रहे हो, पर तुम इतनी बुरी तरह से क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं? जो सुन मोटू और भी ज्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है, ठीक है कमीने, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुझे अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल पाओ। इसी के साथ वह अपने चाकू को काफी ही ज्यादा स्पीड में गैंग के कंधों में धंसाते हुए बोलता है, तुम नहीं जानते कि मैंने इसके लिए कितने समय तक इंतजार किया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी अच्छी तरह से टुकड़े की जाए और बेहतरीन तरीके से स्टोर किया जाए। इतना बोलते हुए वह अपने चाकू को और भी जोरों से गैंग के बॉडी में धंसाने लगता है, पर गैंग उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने सर के साथ भयानक तरीके से उसके सर के साथ टकराता है, जिसके चलते उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आगे एमसी उससे बोलता है, मुझे तुम अब याद आ चुके हो, मुझे उसी समय तुम्हारी दोनों आंखों को निकाल लेना चाहिए था। जिस पर कि वह मोटू उससे कहता है, चिंता मत करो, अभी तो रिग्रेट करना बाकी है। इतना बोलते हुए वह दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एमसी उससे दोबारा बचने के बाद उसे एक और हिट देता है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आगे एमसी उसे दोबारा पीटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह खुद को डर के मारे छुपा लेता है, जिसको कि देख एमसी उसे इग्नोर करता हुआ आगे सीसीटीवी फुटेज के लिए बढ़ जाता है और उस बंदे से बोलता है, सबसे पहले मैं इसे चेक करता हूँ, बाद में सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है, इसीलिए बस एक अच्छा लड़का बनो और वहीं पर खड़े रहना। जो सुन मोटू कहता है, तुम हरामखोर कहेंगे। वहीं एमसी उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखता है अपनी मदर को उस बंदे के सामने भीख मांगते हुए, जिसको कि देखता हुआ एमसी मोटू से पूछता है, मुझे बताओ वह तुमसे भीख
क्यों मांग रही है। आगे वो कुछ बोल पाता तभी वहाँ की लाइट वह बंद हो जाती है, जिसके चलते उस पूरी जगह पर अंधेरा छा जाता है और एमसी अपने आसपास वह कुछ भी नहीं देख पाता। जबकि मोटा वह अंधेरे में छिपा हुआ बोलता है, तो तुम यह जानना चाहते हो आखिर वह क्यों मेरे पास आई थी और अपने घुटनों पर मेरे सामने क्यों पड़ी थी। तो डियर पिल्डो, मैं तुम्हें बता दूं, यह एक सीक्रेट है। अगर अंत तक तुम इसमें क्यूरियस हुए तो मैं तुम्हें बेशक इसके बारे में बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था। एक दिन वह यहाँ पर आई थी और उसने कहा था, मैंने सुना है जो सामान मुझे चाहिए वो केवल यहीं पर मिलेगा। अगर तुम मुझे वह देते हो तो तुम जितना चाहो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मैं इतनी बड़ी मछली को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। आगे एमसी की मदर उस मोटू को एक पेपर हैंड ओवर करते हुए कहती है, यह बिल्कुल सेम चीज मुझे चाहिए। जो देखता हुआ मोटू कहता है, सही कहा, तुम इन जैसी चीजों को डेफिनेटली किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर पर नहीं ले सकते। तो एमसी की मदर बताती है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे बताओ क्या यह चीज इस जगह पर मिलेगी। जिस पर कि मोटू बोलता है, मैं यह काम कर दूंगा क्योंकि अब तुम फिटिंग प्राइस दे रही हो तो, पर इस डील के बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले कुछ और चाहिए। जो सुन एमसी की मदर वह बोलती है, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मोटू प्रेजेंट में गैंग को बता रहा होता है वह मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं अपना सबसे बेस्ट करना चाहता था और उसे वह चाहिए था जो कि वह चाहती थी। एक मिडिल एज लंबी औरत के साथ गोरी चमड़ी, लंबे सीधे बाल और लाल आंखें, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। जो सुन एमसी कहता है, अब मुझे यह मत बताओ कि। तभी मोटू अंधेरे से उस पर अटैक करते हुए कहता है, वह एक ऐसे किसी पर्सन की तलाश में थी जो कि उसकी जैसा दिखता हो, जिसका कि मतलब अगर क्लियर तरीके से मैं तुम्हें बताऊं तो वह ऐसे एक लाश को ढूंढ रही थी जो कि उसकी जगह पर मर सकती थी। इतना बोलते हुए वह काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। साथ ही वह कई सारे चाकों के साथ एमसी पर अटैक किया होता है जो कि उसकी बॉडी को छल्ली कर दिया होता है। लेकिन तभी एमसी चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनता जा रहा होता है, जिसको कि देखता हुआ मोटू कहता है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम मुझसे भीख मांग सकते हो खुद की जिंदगी को बख्शने के लिए, पर तुम ऐसा अभी भी कर क्यों नहीं रहे हो। तुम्हारी माँ इसमें बहुत अच्छी थी, तुम्हारी आंखें वह बिल्कुल ही सेम है तुम्हारी मदर की तरह, इसीलिए मैंने उसके सामने रिवार्ड को बदल दिया और उससे कहा, अगर मुझे बदले में अपने बेटे की आंखें देती हो तो मैं उस बॉडी को ढूंढूंगा। तुम्हें उसके एक्सप्रेशन को देखना चाहिए था, साथ ही तुम्हें देखना चाहिए था उस सेनवा ग्रुप की नोबल लेडी का तरीका। वह दिन भर अपने घुटनों पर मुझसे भीख मांगती रही पर वह कभी भी मेरे डील के लिए तैयार नहीं हुई। तुम इसे माँ का प्यार या फिर बकवास भी कह सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया जब तुम्हारी माँ इस स्टेट में थी। आगे मोटू एमसी को बताता है, बाद में मुझसे मिलने के लिए कोई आया था, उन्होंने मुझसे वादा किया वो मुझे तुमसे मिलने देंगे अगर मैं तुम्हारी माँ को उन्हें सौंप देता हूँ तो, इसीलिए मैंने उन लोगों को उसे सौंप दिया। तुम्हें अब नर्क में जाकर अपनी माँ से मिलना चाहिए। इतना बोलते हुए वह जैसे ही एमसी पर अटैक करता है तो उस अंधेरे में भी एमसी एकदम से ही उसकी ओर देखता है, जिसके चलते मोटू घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्या वह मुझे देख सकता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलते हुए वह अपनी कुल्हाड़ी को उस पर चला देता है, पर तभी उसका नाइट विजन गॉगल्स वह गिर जाता है, जिस पर कि वह कहता है, तो तुम शुरुआत से इसी के पीछे थे, हरामखोर कहीं के। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अंधेरे में लड़ते हो तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। याद रखना इस अंधेरे में तुम भी नहीं देख सकते हो, इसीलिए अब छुपना बंद करो और बाहर आ जाओ कमीने गैंग पिल्डो। लेकिन जब एमसी बाहर नहीं आता है तो वह कहता है, क्या तुम डरे हुए हो। तो उससे एमसी कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते। जो सुन मोटू कुछ भी नहीं समझ पाता और आगे एमसी से कहता है, बेवकूफ कहीं के, अगर यहाँ पर अंधेरा होगा तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो एमसी कहता है, ठीक है 1 मिनट रुको, चलो अब बाहर आ जाओ, लाइट ऑन कर दिया है मैंने। इतना बोलते हुए वह बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा होता है। जो सुन मोटू कुछ भी नहीं समझ पाता और आगे एमसी से कहता है, आखिर तुम यह किस तरह के बकवास को कर रहे हो, यह अंधेरा तो नर्क से भी बेकार है। जो सुन एमसी उससे बोलता है, सच में यह ब्लेड काफी तेज है, अब मुझे यह मत बताना कि तुम्हारी दूसरी आंख भी फूट चुकी है। मोटू जिसको सुन जब अपने हाथों से आंखों को छूता है तो उसे काफी बड़ा शौक लगता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, यह कैसे हो सकता है, तुम कमीने कहीं के, चलो हम अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। अगर मैं अभी तुम्हारी आंखें निकाल कर खुद में इम्प्लांट कर लेता हूँ तो मैं फिर से देख पाऊंगा। जो सुन एमसी उसके कानों के नीचे भयंकर तरीके से बजाता है, जिससे कि उसके कानों से ब्लड निकलना शुरू हो गया होता है और शायद वह बहरा भी हो चुका था, जिसके चलते वह बोलता है, कमबख्त आखिरकार यह किस लिए दर्द होता है। तो एमसी उसके बगल में बैठता हुआ कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ तुम उस कान से नहीं सुन सकते क्योंकि उसका पर्दा वह फट चुका है। जिस पर कि मोटू बोलता है, तुम हरामखोर कहीं के, जरा जोर
से बोलो तुम क्या बोल रहे हो। तो पिल्लू उसे सर से उठाते हुए कहता है मेरे सवालों का प्रॉपरली जवाब देना। अगर तुम पूरी तरह से बेहरा नहीं होना चाहते हो तो आखिर वे लोग कौन थे जो कि मेरी मॉम को लेने के लिए आई थे। सीन चेंज होता है और हम उस बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ पर ये कुछ लोग जब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वे लोग अपने आगे मोटू को अधमरी हालत में देखते हैं, जिसको कि देखता हुआ एक बंदा कहता है क्या वह मर चुका है। तो दूसरा कोई कहता है नहीं वह अभी भी जिंदा है, वह कुछ तो बड़बड़ा रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो उन सब का बॉस कहता है बेचारा, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे दोस्त होना चाहिए। इसी के साथ वह उस मोटू का काम वहीं पर तमाम कर देता है, जिसको कि देख उसके पीछे वाला बंदा बोलता है वह यहाँ से दूर नहीं गया होगा, मैं इन लोगों को भेजता हूँ उसके पीछे। तो उनका लीडर कहता है नहीं रहने दो यह ठीक है। इतना बोलते हुए वह सीसीटीवी की ओर देखते हुए बोलता है वह कमीना पिल्लू शायद उसने पहले ही इसे देख चुका होगा। और हाँ मैं बता दूं यह थर्ड सन होता है सेनवा ग्रुप का। उसके मदर के अलावा यहाँ पर कौन था, मुझे यकीन है कि वह अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। इसी के साथ हम कुछ महीने पहले सेनवा ग्रुप के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर कि जब थर्ड सन आता है तो गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोक देता है, जिसके चलते वह उन लोगों पर भड़कते हुए कहता है मदर फकर कहीं के, या मैं तुम लोगों को पुश ओवर की तरह लगता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो मेरे सामने से हटो। जिस पर कि वे गार्ड बताते हैं हमें ऑर्डर मिली है कि आज की मीटिंग में केवल खास मेंबर ही इंटर कर सकते हैं। तो थर्ड सन उसे बताता है मैं कैंग टाइगू हूँ, सेनवा ग्रुप का थर्ड सन। तो ये गार्ड कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, हालांकि आप फिर भी अंदर नहीं जा सकते। जिस पर कि थर्ड सन अपने पास से नाइफ को बाहर निकालते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ। उसे इस तरह देख वह गार्ड भी घबरा गया होता है, पर थर्ड सन उससे चिल्लाते हुए कहता है मुझे बताओ आखिरकार वह बास्टर्ड कौन है जिसने कि मुझे रोकने के लिए बोला है। तो उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है यह मैं हूँ, ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा है। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं यह सेनवा ग्रुप का सेकंड सन होता है। आगे वह थर्ड सन से कहता है तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, अगर तुम चाकुओं के साथ नाचना ही चाहते हो तो यह काम तुम अपने हेड ऑफिस में करना। जिस पर कि थर्ड सन भड़कते हुए उससे कहता है आखिर तुमको क्या लगता है तुम कौन हो, मैं बिना किसी डॉट के बोर्ड मेंबरों में से एक हूँ, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। तो सेकंड सन कहता है ज्यादा खुद को हो रहा मत, तुम बस सब कॉन्ट्रैक्टर हो, इसीलिए जंगली बनना बंद करो और अपना काम प्रॉपरली करो। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि थर्ड सन उसे पीछे से देखता हुआ कहता है तुम फकिंग बास्टर्ड कहीं के, खुद को लकी समझो जो तुम मुझसे बस 1 मिनट पहले पैदा हुए थे। जो सुन सेकंड सन वहीं पर रुकते हुए कहता है लगता है कि तुमने अपने डर को खो दिया है, वैसे भी तुम्हें मार खाए हुए काफी समय हो चुका है, तो चलो लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन टॉप पर आता है। तो थर्ड सन कहता है ओह अच्छा ये हुई ना बात जो मैं सुनना चाहता था, अंत में आखिरकार तुमने वो बोला, चलो लड़के देखते हैं आखिर कौन टॉप पर रहता है। इतना बोलते हुए वे दोनों ही जैसे ही एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसी समय उन दोनों के बीच फर्स्ट सन आ जाता है और उन दोनों को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद थर्ड सन से बोलता है टाइगू अगर तुम कंपनी के साथ रहना चाहते हो तो वही करो जो हम कहते हैं और अपने भाइयों की पोजीशन को बेवजह पाने की कोशिश मत करो, क्या तुम समझ गए। जो सुन थर्ड सन अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। बाद में वो उन दोनों को पीछे से देखता हुआ सोचता है हरामखोर कहेंगे वे बस चाहते हैं कि मैं उसके पिछवाड़े से निकली हुई गंदगी को पूरी जिंदगी साफ करता रहूं, पर याद रखना तुम लोग मैं ग्रेट टैंक आई हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रॉपर पर्सन वह कौन है जो कि सेनवा ग्रुप का अगला ओनर बनेगा। आगे हम कहीं पर उसे देखते हैं जहाँ पर कि उसे एक बंदा रिपोर्ट को देते हुए कहता है यह सेनवा का इलीगल बिजनेस है। जो देखता हुआ थर्ड सन बोलता है बहुत अच्छे तुमने बढ़िया काम किया, मेरे भाइयों ने निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। तो वह बंदा उसे बताता है हाँ आप इस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि यह जानकारी चीनी हैकरों के द्वारा प्राप्त की गई थी जो कि इस पूरे एरिया में अपने एक्सपर्टीज के लिए फेमस है। पर बॉस क्या यह ठीक रहेगा, अगर यह एक्सप्लोज करता है तो हम खतरे में होंगे। जिस पर थर्ड सन कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वह बंदा कहता है हाँ बिल्कुल मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। जो सुन थर्ड सन उसे बताता है ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर में एंटर करना होगा और केयरफुली इन डॉक्यूमेंट को पिल्लू के पास पहुंचाना। तो वह बंदा कहता है ठीक है बॉस मैं समझ गया, लेकिन सबसे छोटा ही क्यों, प्रेसिडेंट का कनेक्शन ऑलरेडी कई सारे प्रोसिक्यूटरों के साथ है, वैसे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सबसे छोटा सन अपने फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेगा। बॉस क्या हम इसके लिए किसी और को ढूंढे। तो थर्ड सन कहता है नहीं हम किसी और प्रोसिक्यूटर पर भरोसा नहीं कर सकते, पिल्लू की पर्सनालिटी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वह जरूर इसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उसे अपनी फैमिली से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह जरूर
और हमारे लिए अच्छे रास्ते को बनाएगा, क्योंकि आखिर में हमने जो सेनवा को किडनैप करके रखा है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कहीं पर बैठा हुआ पिल्लू मोटू की बातों को याद कर रहा होता है, जिसने कि उसे बताया होता है उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे तुम्हें मुझे सौंप देंगे अगर मैं तुम्हारी मदर को उन्हें दे देता हूँ। तो ये सब याद करता हुआ वह किसी को कॉल लगाता है, पर सीन इसी के साथ चेंज होता है और हम सेकंड सन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक सो रहे गार्ड पर पड़ता है, जिसको कि देख वह काफी ही ज्यादा भड़क जाता है और तुरंत ही उसके पास जाकर काफी ही जोरदार झपाटे को उसे लगाता है। साथ ही उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम हरामखोर कहीं के, जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो आखिरकार तुम अपने जॉब पर कैसे सोच सकते हो। इतना बोलते हुए वह उसे काफी ही ज्यादा पीटने लगता है। तो उसके पास से एक बंदा आते हुए उसे रोकते हुए कहता है, गैंग में यह काफी है, अब रुक जाओ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। जो सुन सेकंड सन उसे भी एक झपाटे को लगाते हुए कहता है, चुंग सुंग यह मेरी कंपनी है तो अपनी जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगाओ, मैं तुम्हारा अब हाई स्कूल का दोस्त नहीं हूँ, इसीलिए अपनी औकात में रहो। जो सुन वह बंदा उसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर कैंग। जो सुन सेकंड सन उससे कहता है, अगली बार याद रखना तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हारा सर हुआ धर से अलग होगा। तो वह बंदा कहता है, ठीक है सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। जो सुन सेकंड सन उसे गाली देते हुए वहां से जा ही रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और जब वह कॉल को उठाता है तो उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिस पर कि वह उसे गाली देते हुए कहता है, कमीने आखिरकार तुम हो कौन, अगर तुमने कॉल किया है तो जल्दी बको। पर हम देख पाते हैं पिल्लू वह कुछ भी जवाब नहीं देता और वह उसे सीसीटीवी वाली चीज को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जब वह वीडियो को चेक कर रहा होता है तो उसके अंदर उसका सेकंड ब्रदर कैंग म्यू होता है, जिसको कि देखता हुआ वह कहता है, तो मेरा दूसरा बड़ा भाई वह इससे रिलेटेड है। वहीं प्रेजेंट में सेकंड सन इतने देर बाद भी किसी को बोलता हुआ ना सुन कहता है, क्या तुम पिल्लू हो। तो पिल्लू उसे बताता है, काफी समय हो गया कैंग म्यू। तो सेकंड सन कहता है, अब मुझे यह मत बताना कि तुम्हें लगता है कि मदर को मैंने मारा है, पर रुको, अगर ऐसा होता भी तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, क्या तुम मुझे मारने के लिए आओगे, अगर हाँ तो कोशिश करके देख लो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही पूरे सेनवा पर कब्जा कर सकते हो। यदि तुम कॉन्फिडेंट हो तो आओ और मुझे ढूंढो। आगे थोड़े समय बाद हम उसे जिम में देखते हैं, जहाँ पर कि वह प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हम देखते हैं वह जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके अंदर भूसा नहीं बल्कि कोई इंसान भरा गया होता है, जिसको कि देखता हुआ वह कहता है, अरे यार मैंने तो शुरुआत भी नहीं की थी, जाओ और इसे कचरे में फेंका और बताओ मुझे असाइन की गई टास्क का क्या हुआ। तो उसके पास वही रेड कपड़ों वाला उसका दोस्त आते हुए कहता है, हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो सेकंड सन बोलता है, मैंने उसे अपने छोटे भाई होने के नाते 1 इंच दिया था, पर वो तो और अधिक लेने की कोशिश कर रहा है। टैगो के बारे में मैं हमेशा से जानता था कि वह ऐसा ही है, पर पिल्लू के बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि वह भी ऐसा ही करेगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मूव करो, मैं नहीं चाहता कि फादर के इलेक्शन में कोई दिक्कत आए। जो सुन उसका दोस्त बोलता है, ठीक है सर मैं समझ गया। जिस पर कि सेकंड सन बोलता है, ठीक है तुम टैगो के आसपास नजर रखो, मुझे चिंता हो रही है कि आखिरकार वह इतना शांत कैसे है। तो उसका दोस्त उसे बताता है, सही कहा, अगर टैगो हमारे द्वारा खोदे गए मोल होल के बारे में पता लगा लेता है तो यह हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जो सुन सेकंड सन उसे बताता है, अपने डिस्टेंस को बनाए रखना और उसके प्लानिंग के बारे में सुनना। जिस पर कि उसका दोस्त बोलता है, जैसा आप चाहें। तो सेकंड सन उसके सर को पकड़ता हुआ उसे नीचे झुकाते हुए कहता है, जरा यहाँ पर देखो, क्या तुम अपने बॉस को इस तरह देखकर शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे हो? आखिर तुम मुझे अपने स्किल को क्यों नहीं दिखाते? काफी लंबा समय हो चुका है। जो सुन वहाँ पर खड़े दूसरे लोग वह हंसना शुरू कर देते हैं, जिस पर कि जब चुनगुन सुंग उन लोगों की ओर देखने लगता है तो सेकंड सन बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम और नहीं कर सकते? तो चुनसुंग कहता है, नहीं सर मैं अभी इसे करता हूँ। इतना बोलते हुए वह अपने घुटनों पर आते हुए अपने जीभ से उसके जूते को साफ करने लगता है, जिसको कि देखता हुआ सेकंड सन बोलता है, तुम हमेशा से इसमें अच्छे थे, अब से चुनसुंग तुम बेहतर करने की कोशिश करना। आगे हम रात के समय देखते हैं, कहीं पर चुनसुंग आते हुए एक बंदे से बोलता है, चलो अब मेरी शिफ्ट की बारी है। दूसरी तरफ वहीं कार में बैठा एक पर्सन बोल रहा होता है, जैसा कि उम्मीद थी वह हमेशा उसके साथ रहता है, अपने सेकंड ब्रदर से मिलने से पहले मुझे इससे निपटना होगा, पर मैं जानता हूँ यह आसान नहीं होगा। इतना बोलते हुए वह अपने कार से हथौड़े को निकालता हुआ उसकी ओर जाने लगता है। तभी चुनसुंग की वाकी टॉकी पर कोई बोलता है, टीम लीडर क्या अभी तक आपको कुछ मिला है? तो चुनसुंग अपने आगे पिल्लू को देखता हुआ कहता है, नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं, तुम लोग जा सकते हो, मैं यहाँ पर ध्यान रख लूंगा। इतना बोलने के बाद वह अपनी वाकी टॉकी को साइड में रखता है और वह दोनों ही आमने सामने होते हैं, जिस पर
पर कि पिल्डू उससे बोलता है तुम हैरान नहीं दिख रहे हो, शायद इस तरह की चीजें बहुत होती होगी। तो चुनसुंग उसे बताता है सच कहूँ तो नहीं, मैं अभी काफी ही ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि तुम अकेले हाल ही में आने वाले पहले पर्सन हो। मुझे नहीं पता हमारे प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा क्या काम है, लेकिन क्या तुम आज के लिए घर नहीं जा सकते? कल मेरा पे डे है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे दिन पर मैं किसी बेकार से चीज से निपटूं। तो पिल्डू अपने हथौड़े को टाइट करता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आगे भागता है। जो देखता हुआ चुनसुंग कहता है अरे यार, यही चीज एक सैलरी मैन के लिए डिफिकल्ट होता है। इसी के साथ वह पिल्डू के अटैक से काफी ही ज्यादा आसानी से बच जाता है, जिसको कि देख पिल्डू भी हैरान होता है। पर तभी चुनसुंग उसके ऊपर एक जोरदार पंच के साथ अटैक करता है, जो कि सीधे जाकर पिल्डू को हिट करता है और उसका टोपी वह दूर जाकर गिरता है। इस कारण से उसका फेस वह रिवील हो जाता है, जिसको कि देखता हुआ चुनसुंग कहता है मैंने इसकी उम्मीद तो की थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में यहाँ दिखाई दोगे। तो पिल्डू कहता है तुम पहले जैसे ही हो, सेकंड प्लेस चैंपियन। जिस पर कि चुनसुंग उसे बताता है नहीं, मैं बहुत बदल गया हूँ। पर पिल्डू, क्या तुम सच में अपने भाई के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हो? मैं जानता हूँ इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उससे लड़कर क्या ही प्राप्त कर लोगे? मेरी मानो और अपने ब्रदर से माफी मांग लो। तो पिल्डू उससे बोलता है यह एक फैमिली मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। जो सुन चुंगसू कहता है अरे यार, इतना कोल्ड भी मत बनो, तुम जानते हो मेरा पोजीशन यहाँ पर क्या है। तो पिल्डू उससे बोलता है मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इतना बोलते हुए वह उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखता हुआ चुनसुंग कहता है बाहर में जाओ, तुम सब भाई बिल्कुल ही एक जैसे हो, मदरफकर कहीं के। इतना बोलते हुए वह उसके हाथों पर अटैक करते हुए उसके हाथों से हथौड़े को दूर कर देता है। बाद में जब वह उस पर अपने पंच के साथ हिट करने की कोशिश करता है तो पिल्डू उससे बचते हुए उल्टा उसी पर अटैक करता है, लेकिन हम देख पाते हैं वह बड़ी ही आसानी से पिल्डू के अटैकों को अवॉइड कर रहा होता है। साथ ही वह पिल्डू को एक जोरदार फेस पर हिट करता है, जिसके चलते पिल्डू की हालत वह काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और वह सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। जिसके पास चुनसुंग जाते हुए कहता है क्या तुम सच में पूरे सेनवा पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो? यह तो काफी ज्यादा बुरा है, मेरी बात मानो पिल्डू और इतना अहंकारी मत बनो और मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ हम सेकंड सन को देखते हैं, जो कि बाहर की शोर को सुनता हुआ जागते हुए कहता है तो सच में वह कचरा यहाँ पर आ ही गया है। वहीं चुनसुंग पिल्डू को काफी ही ज्यादा बढ़िया तरीके से धो रहा होता है। बाद में वह उससे दोबारा कहता है मेरा तुमसे कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, इसलिए वह करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। इतना बोलते हुए वह उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते जब वह अपने पीछे मुड़कर देखता है तो पिल्डू दोबारा खड़ा होने लगा था। जिसको देख वह कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी खड़े होने की ताकत है। तो ठीक है, मैं इतनी दूर तक जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उसे दोबारा पीटने के लिए तैयार होता है तो पिल्डू उसे पकड़ते हुए काफी ही जोरदार तरीके से पीछे की ओर धकेलता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिससे बचने के लिए चुनसुंग पिल्डू के पीठ पर काफी सारे अटैक करता है और उसे खुद से दूर करता है। लेकिन पिल्डू वह दोबारा उसे पकड़ते हुए पीछे दीवार में टकराता है, जिससे कि चुनसुंग की हालत और भी खराब हो जाती है और वह पिल्डू से कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुम बस हमारे बीच की दूरी को कम करना चाहते हो, क्योंकि तुम हैंड टू हैंड फाइट में नुकसान में रहोगे। तुम्हारे जैसे हरामियों से बस यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पिल्डू को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम सेकंड सन को देखते हैं, जो कि अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आकर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं पिल्डू वह चुनसुंग पर भारी पड़ रहा था, जिसके चलते चुनसुंग कहता है मैं यह कैसे भूल गया था कि यह बंदा कांगमियो का छोटा भाई है। इस बात से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना बोलने के बाद वह पिल्डू को पीछे से मारते हुए खुद के ऊपर से दूर करता है। साथ ही वह पिल्डू से कहता है अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही है, आखिरकार क्यों कांगमियो ने केवल मुझे ही कहा था तुम्हें उसके पास लाने के लिए, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें सही सलामत उसके पास लेकर जाऊं। पर पिल्डू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बिना किसी चीज की परवाह किए सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको कि देखता हुआ चुनसुंग उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद तुरंत ही उसके पैरों को जकड़ लेता है। जो देखता हुआ पिल्डू वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अपने पैरों के जकड़े जाने के बाद वह कुछ भी नहीं कर पाता और सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। जिसको कि देखता हुआ चुनसुंग उसे बताता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि हमारे बीच की दूरी को कम करने के बाद तुम इसका फायदा उठा सकते हो? इतना बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर को लगाते हुए पिल्डू के पैरों को मरोड़ रखा होता है, जिसके चलते पिल्डू काफी ही जोरों से चिल्लाता है, जिस पर कि चुनसुंग
उसे बताता है अब हार मान लो बेवकूफ, अगर तुम ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो तुम्हारा पैर वह टूट जाएगा। पर पिल्लू साला वो तो एक साइकोपैथ है जिसके चलते उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका पैर टूटता है या फिर नहीं। वह बिना दर्द की परवाह किए उल्टा चोंगसोंग के पैरों को ही कसकर पकड़ लेता है, जिसके चलते चोंगसोंग कहता है धिक्कार है, शुरुआत से ही उसका कोई इरादा नहीं था हार मानने की। उसे इस तरह परेशान होता हुआ देख पिल्लू उसकी ओर एविल स्माइल को पास करता है, जिसको कि देखता हुआ चोंगसोंग अपने मन में कहता है वह तो सच में मेरे पैरों को तोड़ देगा। इतना सोचने के बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है पिल्लू रुक जाओ, यदि तुम ऐसा करते हो तो। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पिल्लू उसके पैरों को वहीं पर तोड़ देता है और उसे छोड़ आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसको कि देखता हुआ चोंगसोंग वह कहता है हो सकता है कि मेरा अंत इसी तरह हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए वैसा नहीं होगा। वह सिर्फ इसलिए तुम पर आसान नहीं होगा क्योंकि तुम उसके छोटे भाई हो, क्योंकि तुम कांगमियों को बिल्कुल भी नहीं जानते। हर किसी को लगता है कि मैं पैसों की वजह से कांगमियों के साथ रहता हूँ, लेकिन यह सब बकवास है। वे सब बिना सच्चाई को जाने ये सब सोचते हैं। तुम्हें पता है मैं कांगमियों के खिलाफ कभी भी नहीं जीता, या यूं कहूँ कि मैंने कभी भी उसके खिलाफ जीतने के बारे में नहीं सोचा। उसने फाइट को हमेशा बोरिंग गेम की तरह देखा है, क्योंकि यह कभी भी हारने या जीतने के बारे में नहीं था। यह बस अपने ओपोनेंट को घुटने टेकने के बारे में है। जो लोग अंत तक विरोध करते हैं वह उन्हें तोड़ देता है, भले ही इसके लिए उसे मारना ही क्यों ना पड़े। कांगमियो वह हमेशा से ऐसा ही था, वह कभी भी हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता। इसीलिए पिल्लू एक बार और इसके बारे में सोचो। एक बार जब तुम उस दरवाजे से आगे कदम रखते हो तो तुम उसी समय मारे जाओगे, तो सबसे बेहतर होगा कि कहीं पर जाकर छुप जाओ और गुमनामी में ही अपनी जीवन को जियो। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा था। तो पिल्लू उससे कहता है करना तो ये मैं भी बहुत चाहता हूँ, पर क्या तुम्हें पता है मेरे पास अब कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं छुप सकता हूँ। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है तो उसी समय उसे एक आवाज सुनाई देता है हाने, जिसके चलते पिल्लू वह पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं उसके सामने एक लेडी डर के मारे जमीन पर पड़ी हुई थी। वही उसे देखता हुआ चोंगसोंग वह हंसते हुए कहता है अरे यार, मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों को सुनने के बाद यहाँ से वापस लौट जाओगे। हालांकि किसने सोचा होगा कि तुम एक असली मर्द होंगे। यह काफी ज्यादा अच्छा है अपने भाभी को घूसा मारकर नमस्कार करना। तो पिल्लू उसके पास आकर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूँ? बताओ मुझे कांगमियो वह कहाँ पर है? जो सुन चोंगसोंग कहता है अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया तो यह ऐसा होगा कि मानो मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? जिस पर पिल्लू उसके टूटे पैरों पर अपने पैरों को रखते हुए कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारे पैरों को पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दूं, मुझे बता दो वह कहाँ पर है। जो सुन पिल्लू कहता है भैंस की टांग यह पैर, आखिर तुम्हें पता भी है कांगमियो वह कौन है? वह सेनवा सब्सिडीज के प्रेसिडेंटों में से एक है। तुम उसे छू भी नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए गिव अप कर दो। जो सुन पिल्लू उसके पास बैठते हुए कहता है चेतावनी मुझे पसंद है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें भी एक चेतावनी देता हूँ। अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताते हो तो डेफिनेटली तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। यह आखिरी मौका है, मुझे बता दो वह कहाँ पर है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान कहीं पर देखते हैं दो लोगों को कांगमियो के लोगों ने पकड़ रखा होता है, जहाँ पर कि कांगमियो आते हुए कहता है मुझे उम्मीद थी कम से कम मैं सोते समय तो परेशान नहीं होऊंगा, पर जरा देखो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो उन्हें पकड़े हुए बंदों में से एक बंदा बोलता है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने कार में बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जो सुन कांगमियो उनके कैमरा को देखते हुए कहता है ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। हम देख पाते हैं उस कैमरे के अंदर कांगमियो और उसकी वाइफ की फोटो होती है, जिस पर कि वे लोग कहते हैं मैं कसम खाता हूँ। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही कांगमियो उसे एक जोरदार हिट देते हुए कहता है तुम सीक्रेटली मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्या? जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रहे थे वो क्या मैं हूँ? जल्दी मेरा जवाब दे कमीने। इतना बोलते हुए वह उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है, साथ ही उसकी हालत हदमरी कर दिया होता है। पर तभी उसके पीछे से एक बंदा आते हुए कहता है सर मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए, यह तो सेनवा ग्रुप का बिजनेस सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि मेरे बड़े भाई के अंडर आता है। क्या उसे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? यहाँ तक कि मैंने वह हर एक चीज की जो उसने मुझसे कहा। ये सब सोचता हुआ वह काफी ज्यादा गुस्सा हो ही रहा होता है। तभी उसके पास खड़ा बंदा बोलता है सर अब हमें क्या करना चाहिए? या हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे? जो सुन कांगमियो अपने मन में कहता है अगर वह इसी तरह खेलना चाहता है तो मैं भी यहीं पर नहीं रुकूंगा। जिसके बाद वह उस बंदे से कहता है नहीं उसे वापस भेज दो। तो वह बंदा कहता है क्या बस ऐसे ही? शायद हमें पता लगाना चाहिए कि वह अंदर कैसे घुसे। जो सुन कांगमियो उसे एक जोरदार झपाटे को देते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? जिसके बाद आगे हम देखते हैं उन लोग
लोगों ने उन तीनों ही बंदों को छोड़ दिया होता है। बाद में कैंग म्यू कहता है आखिरकार टीम लीडर चोंग सुंग वह कहाँ पर है। तो उसके पीछे वाला बंदा वह बताता है वह शायद आपके घर पर गार्ड कर रहा है। तो कैंग म्यू उससे कहता है उसे यहाँ पर बुलाओ। जो सुन वह बंदा कहता है सर क्या कोई खास ऑर्डर है जो आप उसे देना चाहते हैं। तो कैंग म्यू उसे बताता है मेरे बड़े भाई के साथ एक बड़े इवेंट से पहले उससे बोलो एक फाइटर को तैयार करने के लिए ताकि मैं अपने स्ट्रेस को कम कर सकूं। सेम टाइम पर दूसरी तरफ चेन संग को हम देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही कई बार बता दिया है मुझे नहीं पता उसे हाल ही में क्या मिला है लेकिन वह एक जगह पर लंबे समय तक रहना पसंद नहीं करता। उसने पहले से भी कहीं अधिक बॉडीगार्ड को काम पर रखा है जिसके बारे में कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि वे सारे के सारे इंडस्ट्री में वेल नोन है। अगर तुम वहाँ पर अकेले जाते हो तो यह किसी सुसाइड से कम नहीं होगा। तो पिल्लू कहता है यह कोई मैटर नहीं करता। जो सुन चोंग सो कहता है यह कोई मैटर नहीं करता जरा इसके बारे में सोचो अगर तुम कुछ गड़बड़ कर देते हो तो मेरा क्या होगा। कांग म्यू का इंस्टिंक्ट वह काफी शार्प है। आगे वह पिल्लू को बताता है केवल एक जगह है जहाँ पर कि वह जाना पसंद करता है पर समस्या यह है कि वह वहाँ पर कब जाता है किसी को इसके बारे में नहीं पता है। जो सुन पिल्लू कहता है अगर मुझे इंतजार ही करना होता तो मैं इतनी दूर तक नहीं आता। तो चोंग सुंग कहता है इतनी जल्दबाजी भी मत करो। इतना बोलते हुए वह अपने कॉल को लेता हुआ कहता है हाँ बोलो मैं टीम लीडर चोंग सुंग बोल रहा हूँ। क्या अभी ठीक है मैं अभी वहाँ आता हूँ। उसे बोलो मैं इसे जल्दी तैयार कर दूंगा। इतना बोलते हुए वह पिल्लू की ओर देखता हुआ इविल स्माइल करता है। बाद में कॉल कट होने के बाद चोंग सुंग पिल्लू को बताता है क्या तुम्हें पता है इस देश में कितने फैक्ट्री हैं जिसको कि सेनवा ओन करता है। सेनवा 145 फैक्ट्रियों को ओन करता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और कांग म्यू इससे भली भांति वाकिफ है। तुम्हें इंट्रेंस पर सेक्रेटरी और ड्राइवर ही मिलेंगे क्योंकि यह हाईली कॉन्फिडेंशियल है। तुम जब थर्ड स्टोरेज रूम में जाओगे तो तुम देख पाओगे वह वहाँ पर क्या करता है। इसी के साथ हम देखते हैं जब पिल्लू थर्ड स्टोरेज रूम को खोलता है तो वहाँ पर कई सारे लाशें पड़ी हुई होती है। आगे चोंग सुंग बताता है यह बस उसका शौक है जिसको कि वह काफी एंजॉय करता है। इसके अलावा उसे उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं रोक सकता। सभी नियमों को इग्नोर कर वह बस केवल एक खेल खेलता है खुद के लिए। इसी तरह पिल्लू कैंग म्यू के पास पहुँच जाता है जहाँ पर कि कैंग म्यू अपने आगे हद से अधिक पैसों को रखते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि चोंग सुंग ने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम जितना चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। जिस पर पिल्लू उसे बताता है अगर मुझे पैसे नहीं बल्कि कोई और चीज चाहिए तो। जो सुन कैंग म्यू कहता है तुम क्या चाहते हो। तो पिल्लू उससे कहता है मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है बस मुझे एक बात बताओ वह कौन है जिसने की मेरी मदर को मारा। जिस पर कि कैंग पिल्लू वह काफी ज्यादा गुस्से में कहता है चोंग सुंग वह कमीना। इतना बोलते हुए वह पिल्लू की ओर देखते हुए कहता है सच में दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर कि हम भरोसा कर सकते हैं। सही कहा ना। तो पिल्लू से बताता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं शुरुआत से ही किसी पर भरोसा नहीं करता खासकर खुद के फैमिली पर। जो सुन कैंग म्यू कहता है तुम्हारी यह एटीट्यूड वह सच में बेकार है। इसी कारण से मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता और फैमिली भी तुम्हें इसी वजह से अबेंडेड किया था। जिस पर कि पिल्लू कहता है मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं वह हूँ जिसने कि तुम्हें छोड़ा था। तो कांग म्यू कहता है हाँ सही कहा। जब तुमने कहा था कि तुम घर से दूर रहोगे तो मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि यह बस नेचुरल है। ये सब बोलता हुआ वह अपने सभी पैसों को पत्तों की तरह हवा में उड़ाते हुए पिल्लू को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद उस पर अटैक करते हुए कहता है देखो तुम बिल्कुल ही डिफरेंट हो क्योंकि दूसरे लोग पैसों की चमक से अंधे हो जाते हैं लेकिन तुमको इन पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है इसीलिए तुम फिट नहीं बैठते। केवल हमारे फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे पर्सन को सेनवा को भी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बोलते हुए वह उस पर कई सारे अटैक करता है पर पिल्लू उसके सभी अटैकों से बच रहा होता है लेकिन अंत में एक किक उसे जोरदार तरीके से हिट करता है जिससे कि वह संभल ही रहा होता है। तभी कैंग म्यू उसे एक और खतरनाक हिट देता है। इस कारण से वह सीधे उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वहीं कांग म्यू उसे इस तरह देख बोलता है यह सभी हायर अप्स तुम्हारे जैसे ही होते हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम यहाँ पर केवल अपने भाई के साथ फन के लिए तो नहीं आए होंगे। कम ऑन हब उठो। जो सुन पिल्लू खड़ा होते हुए उससे बोलता है जितना तुम कर सकते हो उससे कहीं अधिक बकबक करते हो। तो कैंग म्यू उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है हरामी कहीं के बकवास करना बंद कर। जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था उससे तुम कहीं अधिक बदल चुके हो। इतना बोलते हुए वह पिल्लू को बहुत ही बढ़िया तरीके से धोता है जिस तरह से धोना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से। बाद में वह पिल्लू को बताता है तुम खुद को लकी समझो। अगर अभी वह यहाँ पर होता तो तुम इस तरह खड़ा नहीं रहते। मुझे बताओ तुम कब यहाँ से चूहे की तरह भागने की सोचोगे। अगर नहीं तो चलो मैं तुम्हारी मदद
मदद करता हूँ ताकि तुम खुद ही मदर से पूछ सको। जोसुन पिल्डू अपने पीछे रैक में रखे गए स्क्रू ड्राइवर की ओर देखता है और कैंग म्यू से कहता है सच में? तो चलो किसका इंतजार है, इसे शुरू करते हैं। तो कैंग म्यू कहता है ठीक है। अंत तक दूसरी तरफ बाहर कार के अंदर उन्हें बंदों को देखते हैं जिसे कि पहले कांग म्यू के लोगों ने पकड़ा होता है, पर वे लोग अभी बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल वे दोनों ही मिल चुके हैं, पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है, पर हम इसे करीब से देख रहे हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, उसे लगता है कि यह आपने नहीं बल्कि बड़े भाई का किया धरा है। लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या अभी भी हम यहाँ रुक कर उन्हें देखें? तो कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है नहीं यह ठीक है, अगर उन्होंने दोबारा तुम लोगों को नोटिस कर लिया तो चीजें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वहाँ से जल्दी निकलो और आसपास मत रहना। इसके अलावा कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुप जाओ और इसे एक छुट्टी की तरह समझो। मुलाकात जल्द ही होगी। जिसके बाद वह कॉल को रखते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा ब्रह्मांड की ताकत मेरे पास आ रही है, लेकिन आखिरकार वह बेवकूफ वहाँ पर अकेले क्यों गया? तो उसके पास खड़ा एक बंदा बोलता है वैसे बॉस क्या होगा अगर आपका दूसरा भाई कैंग म्यू उसे पकड़ लेता है तो? जिस पर कि थर्ड सन बोलता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वह बंदा बताता है मैं पिल्डू के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि हम उसे लेने जाएंगे। तो कैंग टैग उसे बताता है तुम तो पिल्डू का नाम इस तरह ले रहे हो मानो वह तुम्हारा दोस्त हो। जिस पर कि वह बंदा बोलता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो कैंग टैग वह बोलता है अरे यार तुम मेरे अच्छे मूड को क्यों खराब कर रहे हो? जो सुन वह बंदा कहता है लेकिन सर आप कैंग म्यू को जानते हैं, वह किस तरह का पर्सन है? आपको याद है ना लास्ट टाइम के वेडिंग में वेयर हाउस में क्या हुआ था? उसने गैंगबॉक के गैंगस्टरों को अकेला ही निपट लिया था। जिस पर कि कैंग टैगो वह कहता है मैं इस चीज को जानता हूँ, वह फाइटिंग के लिए क्रेजी है, लेकिन पिल्लू वह जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। वह एक साइको है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ वह बहुत बड़ी ट्रबल को लाएगा। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर तीनों ही कर डालिए ताकि वीडियो का रीच बढ़ सके और मैं इसके अगले पार्ट को जल्दी ला